नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएससी, कॉलेज कैडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, स्कूल टीचर इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम होते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। एक दूसरा क्या है साथियों, इस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके है। टेलीग्राम चैनल पर जा करके सर्च बार में जाकर सर्च करोगे, मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। दो, तीसरा क्या चाहते हो कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसका कि नंबर है, नोट कर सकते हैं आप लोग, 9250710079। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नंबर है सॉरी, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर। इसके ऊपर आप अपना नाम और डिटेल लिख करके हमें भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, तो हम आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों, कुछ स्टडी मटेरियल कंटेंट ऐसा होता है जिसको कि हम टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप यूट्यूब चैनल पर कवर अप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पीडीएफ होती है, बुक्स होती हैं पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स होते हैं, और आपके पोल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, एमसीक्यू वगैरह होते हैं, तो उनको हम पीवाईक्यू वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हो। ये तो हमारे चैनल के बारे में। तो साथियों, आप सभी को पता होगा हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, हम कोई पैसा नहीं लेते आप सब किसी प्रकार के। तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर जो कि हमने दिया हुआ है 9250710079, इसके ऊपर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपका श्रद्धा हो, जो आप देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन यूपीआई नंबर भी हमारे यही है, इसके माध्यम से आप जो करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रिसर्च वर्क करने के लिए हमें काफ़ी सारा अमाउंट चाहिए होता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो इसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि जो आपसे सहयोग बन सकते हैं आप हमें सपोर्ट करिए। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी क्लास में। तो सबको पता होगा हमारा फास्ट रिवीजन चल रहा है साथियों। फास्ट रिवीजन के अंदर हमारा एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुका, मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया में भी 4 लेक्चर हो चुके हमारे। ठीक है, ये 5वां लेक्चर है हमारा। तो उसी संदर्भ में आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ उसी संदर्भ में आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि, नहीं ये क्वेश्चन हम कर चुके थे 145 तक, ये 60 तक हम कर चुके थे ना, इससे ऊपर तक। हाँ, यहाँ तक हम कर चुके थे क्वेश्चन को। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान नहीं आया हमें, एक मिनट। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 156 से स्टार्ट होगा हमारा। हम 40 क्वेश्चन स्थिति चला रहे थे, 160 होना चाहिए थे, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन नहीं करवाए थे, यानी कि 155 तक हम करवा चुके थे। 156 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। हाँ, कौन सी वो शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति, जिसने कि अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर दी थी उसने। आंसर करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, सबको पता आप लोगों को, तो फटाफट आंसर कीजिए। तो सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मराठों ने अंग्रेजों से ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मराठों के साथ होने वाले किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था, कि उसने उसको वैल्यू नहीं दी थी। कौन सी संधि थी, मराठों के साथ होने वाली संधि जो थी ना, कौन सी संधि हुई थी,
जिसको कि अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र माना था। चार आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे अलग अलग समय पर, सबको पता होगा। चार आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, चार ही आंग्ल कर्ना मैसूर युद्ध हुए थे टीपू सुल्तान और दिल्ली के साथ में। ठीक है, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे हैं, और भी आपके आंग्ल अफगान युद्ध हुए थे, नेपाल के साथ युद्ध हुआ था, बर्मा के साथ बहुत युद्ध हुए थे। तो ये सारे अच्छे से देख लेना है कौन कौन सी इनकी संधियाँ हुई थी, कैसे कैसे संधियों के नियम थे, क्या क्या शर्तें थी संधियों की, और किन किन संधियों के तहत उनको साम्राज्य में लाया गया था। ये सारी चीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो 157 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरंदर की संधि को वो मानता है। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी आपके 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि नहीं नहीं नहीं, गलत है नहीं। वो पुरंदर की संधि थी, पुरंदर का डेट मुझे ध्यान नहीं, पुरंदर की संधि का डेट बताइए जरा क्या होगा। ये इलाहाबाद की संधि हुई थी आपके 1765 में। आगे कहता है कि सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? कौन सी युद्ध की समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि के बाद में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि के द्वारा। क्लियर? आगे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंड एंग्लो मराठा वार का प्रमुख कारण था, क्या था? ये देख लो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, इस वजह से ये सेकेंड आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। ये मैच मेकिंग में आ गया आपका। मैंने बोला ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साथी मैच मेकिंग के सारे युद्ध और इनसे संबंधित सभी संधियाँ। बताइए कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सा मैच मेकिंग में सही मैच किया हुआ है। 1 और 2 अवधि और उसकी युद्ध, कौन सी जुगम सही से मिलते हैं, कि कौन सा सन के साथ उसका जो संबंधित युद्ध है वो सही है। 2 सही हैं 2 गलत, तो कौन से सही है कौन से गलत है ये बताना आपने। बताइए, आपके सामने है क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, ये यानी कि बी और सी ये दोनों मैच हैं। बाकी गलत है आपके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि रेफरेंस के तौर पे आपके फ्यूचर में काम आए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 161 के निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे। हाँ, कौन सी संधि की थी जिसके बाद वो स्वतंत्रता उनकी सीमित हो गई थी, बिल्कुल वंचित हो गए, स्वतंत्र आज़ादी छीन ली गई थी एक प्रकार से। कैसी संधि हुई थी, तो कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि, पंढरपुर की संधि, सालबाई की संधि या फिर बेसिन की संधि? बताइए। ये संधियाँ भी इंपॉर्टेंट है, युद्ध के साथ कौन कौन संधियाँ हुई थी और उनके क्या क्या नियम थे, क्या क्या शर्तें थी, ये देख लेना अपना अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेसिन की संधि, ये लास्ट में हुई थी। कहता कि निम्नलिखित में किन आधारों पर 1815 में बाजीराव टू की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? किस आधार पर उन्होंने नामंजूर कर दिया था पेंशन को? 8 लाख की सालाना पेंशन और मना कर दी थी, पेंशनर से मना कर दी थी अंग्रेजों ने। किस बात पर, क्या कारण था? ये ऑप्शन भी दिए हुए इन्होंने यहाँ पे। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, यानी कि एक तो नाना साहब बाजीराव टू का लड़का नहीं था, दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ था, और तीसरी पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला चीज़ नहीं थी कि बाप को मिलेगी तो बेटे को भी मिलेगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेले जिले ने पेशवा बाजीराव टू को किस शर्त पर मदद करना तय किया? बताइए किस शर्त पर स्वीकार वो किया था उसने, सहायता करने की मदद करना तय किया, कौन सी शर्त रखी गई थी उसके सामने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने पर। सहायक संधि का पीछे झगड़ा था सारा। आंग्ल मराठा से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें।
हाँ, ये इसका आपने कौन कौन संधियाँ किस किस समय कैसे हुई थी, पहले कौन सी उसके बाद कौन सी हुई थी और सबसे लास्ट में कौन सी हुई थी, ये लगाना आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1, यानी कि पेशेंट की संधि। ये गलत नहीं लग रहा यार, मेरे हिसाब से 1 2 3 होना चाहिए भाई, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें इसमें और इसमें से एक होना चाहिए, इन्होंने डी दिया हुआ है, लेकिन बसीन की संधि तो अभी देखा जाए तो लास्ट में होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इससे पहले ये, फिर ये और फिर ये होनी चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 2 1 दे रखा है कि सबसे पहले बसीन की, फिर देवगांव की, फिर सूर्य अर्जुन अर्जुन गाँव की संधि। तो बताना जरा राइट आंसर किसी को श्योर हो तो क्या होगा इसका, आगे देखते हैं फिर इसका। पुणे की संधि 13 जून 1857 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पुणे की संधि किसके द्वारा की गई थी बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाजीराव टू। ये ये बहुत हरामखोर कमीना आदमी था बाजीराव टू जो था ना, ये गद्दार के टाइप का आदमी था ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं बताइए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, नीचे 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से 4 ऑप्शन बनाए हैं, तो बताइए कौन कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना साथी वो आपको देखिए पता होना चाहिए क्या, कि पानीपत का थर्ड बैटल जो हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये किस किस बीच हुआ था। मुगलों और सॉरी मराठों के बीच में और अफगानों के बीच में, देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ना कि इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये गलत हो जाएगा आपका एक। ताकि सेकंड कहता है तृतीय अगर मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, गलत है बिल्कुल। ये फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1799 में आपका, ठीक है। आगे थर्ड कहता है कि प्लासी के युद्ध बैटल ऑफ प्लासी में, जबकि ये कब हुआ था 1757 को, पता होना चाहिए आपको। में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ओनली थर्ड हो जाएगा, यानी कि ओनली ए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका। आगे तक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा मैच मेकिंग नहीं कर रहा है।
हम्म। तो इस क्वेश्चन का जो साथ है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पर नहीं था ये। 1793 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 17 सहायक संधि की स्थापना की थी, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? बताइए। तो इस कहानी का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें किसी पक्ष की जीत नहीं होती, अनिर्णायक युद्ध हुआ था ये। दोनों ने वापस अपने अपने अपना अपना सिस्टम वापस ले लिया था। आगे आता है कि निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? हाँ, पहला जो था आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसका अंत किससे हुआ था, कौन सी संधि के द्वारा हुआ था? बताइए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा सबको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सालवाई की संधि। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जुड़ा है किससे जुड़ा है? उसमें जो था गवर्नर जनरल कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आप लोग आसानी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग जॉन शोर के बाद आया था। गलत है भाई, ये लॉर्ड हेस्टिंग कहाँ से आ जाएगा? थर्ड बंगाल बैठा 1794 के आसपास हुआ था ना। 94 तो जॉन शोर होना चाहिए यहाँ पे, तो 1793 तक था। 1793 तक था, क्या बोलता है आपका कॉर्नवालिस सहायक संधि शुरू की थी। और 94 के बाद 93 से लेकर 98 तक 98 तक था आपका जॉन शोर, ये उसके बाद आया था आपका विलेज अली। तो ये तो गलत लग रहा है भाई, हेस्टिंग्स कहाँ से आ जाएगा? हेस्टिंग्स तो इसके बाद में आया था ना, 1798 के बाद में आया था वारेन हेस्टिंग्स। तो थर्ड या फोर्थ आंग्ल मराठा युद्ध होता तो मान लेता हेस्टिंग्स का। ही गलत है, क्वेश्चन गलत है ये, इसका जान श्योर होना चाहिए आंसर। थर्ड आंग्ल बैटल युद्ध की बात हो रही है, देख लेना अपना राइट आंसर क्या होगा, इसका गलत दिया हुआ है। अच्छा, आगे क्या कहता है? अच्छा, 170 तक हो गए हमारे। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? ये सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन आ गया। पश्चिम बंगाल में सबको पता है।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ नहीं है। सिराज बंगाल का नाम सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। कोई बताएगा जरा भागीरथ कौन था? ये भागीरथ, जो भागीरथ के ऊपर जिसका नाम भागीरथी पड़ा, वो कौन था? गंगा को भागीरथी कह देते हैं, कौन था वो? ज़रा बताइए उसके बारे में, किसी को पता हो तो। ये सबको पता है, प्लासी के युद्ध में लड़ाई परास्त हुआ था बंगाल लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव नहीं था, गवर्नर था उस समय का, गवर्नर भी बाद में बना था। सही मैच कौन सा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगत सेठ जो था वो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। बताइए जरा, जगत सेठ इसका वास्तविक नाम क्या था, जगत सेठ का? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो गद्दार कौन थे, बताओ। दो गद्दार लोग कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राय दुर्लभ। कहाँ है? अमीचंद ने भी गद्दारी की थी, देखा जाए तो इसमें इसके दो आंसर है भाई। वीर जाफर तो सेनापति था, इसने गद्दारी की थी, और राय दुर्लभ इसने भी, और अमीचंद इसने भी वो गुप्त गुप्त समझौता किया था। लेकिन ये सत्य के ज़्यादा नज़दीक है, ये थोड़े दोनों कम हैं। हालांकि ये भी थोड़े कम सही है, पर ये ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि इसने भी गड़बड़ की थी अमीचंद ने भी, ये तो गद्दार था, रामखोर सेठ था बंगाल का। प्लासी युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? हाँ, किस के ऊपर चढ़ के भाग के निकला था? हाथी, ऊंट, घोड़ा, पालकी, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पालकी में भाग निकला था बेचारा, अपनी जान बचा करके कहीं तेरे को ना, और वो बच भी नहीं पाया लास्ट में, आगे बाद में मार दिया। किसने निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, ये टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पाँव जमाने में भारत के अंदर। क्योंकि उसके बाद दीवानी प्राप्त हो गई थी उनको, उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसको उसमें बक्सर के युद्ध में तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने पूरा ही कब्जा लिया था, सिस्टम को हैक कर लिया था एक प्रकार से। बताइए किसने कहा है? ये सुब्रमण्या नहीं है, डी ऑप्शन जो नहीं, सुब्रमण्यम आएगा, ये सुब्रमण्या नहीं, सुब्रमण्यम, जैसे कि डॉक्टर
सुब्रमण्यम स्वामी है ना, एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, क्रिटिकल बंदा हो एकदम, ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जब वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीन चंद्र सेन ने कहा इसे। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। सिंपल क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन आ गया, खुश हो जाओ अब तो। और एक साथ ही सभी से अपील है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजते हैं ना, उनका रेफरेंस भी भेज दिया करो, साथ साथ कुछ टाइम बाद आंसर भी कर दिया करो। कुछ लोग देखिए आंसर क्वेश्चन करके भूल जाते हैं उस क्वेश्चन को, नहीं, उस क्वेश्चन को जो आपने पुटअप किया तो उसका आंसर बताया करो, ताकि सभी को पता लग जाए क्वेश्चन का आंसर। और हो सके तो रेफरेंस दे दिया करो, जैसे मैं देता हूँ ना रेफरेंस आपको, 2 रेफरेंस देता हूँ मैं आपको। ऐसे ही प्रकार कम पूछ लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत पूछो आप, ग्रुप में डिस्कशन, ग्रुप बनाए हमने डिस्कशन के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन आप पूछते हो उनका आंसर भी कर दिया करो ना। 2-4 मिनट टाइम वेट करो थोड़ा सा, कोई क्वेश्चन अगर कोई आंसर कर रहा है तो ठीक है, इसने गलत कर दिया तो भी ठीक, कोई नहीं, किसी सही कर दिया तो भी कोई बात नहीं, बता दिया करो सही या नहीं है, और अपनी तरफ उसका मेंशन कर दिया करो टैग करके, अभी इस क्वेश्चन का ये आंसर है, सिंपल, सबको पता लग जाएगा। रेफरेंस दे दो तो कहने ही क्या है आपके, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सोने पे सुहागा अगर रेफरेंस दे दो तो 184 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। ये टर्निंग बताया ना अभी आपको मैंने, टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद बक्सर की लड़ाई, प्लासी युद्ध लड़ा गया था वर्ष, ये यार बच्चा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, रबड़ी क्वेश्चन आ गया। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, बताइए। खोया क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है हालांकि ये भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव मुनरो, सॉरी क्लाइव तो गवर्नर बन गया था ना बाद में, मुनरो था, थॉमस मुनरो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली सेना का अध्यक्ष कौन था, बताओ अध्यक्ष कौन था। क्लाइव ह्यूम आयरकोट मुनरो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेजर मुनरो, बताया ना मुनरो। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया, हाँ संघ बना था ये अंग्रेजों के खिलाफ में बक्सर के युद्ध में। बक्सर के तो बताया आपको कि कब हुआ था, 1764 में हुआ था। तो कौन कौन से शासकों ने इसमें भाग लिया था, एक तरफ से ये थे, एक तरफ से ब्रिटिशर्स थे। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम, शुजाउल और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर एक संघ बनाया था, फिर भी हार गए थे। लेकिन ये मुगल सम्राट था, शाह आलम मुगल सम्राट जो था ना वही। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सा युद्ध उसकी सैन्य की सफलता का उद्योतक माना गया है। ऑप्शन बी यार, पागल मार दे रहा, हल्दी घाटी युद्ध, कहाँ से हल्दी घाटी युद्ध आ जाएगा यहाँ पे, पानीपत का युद्ध, क्या मतलब पानीपत का युद्ध का, यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता।
यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध देते तो ठीक रहता, आंग्ल मैसूर युद्ध देते तो भी ठीक लगता। पानीपत का दे रखा है, क्या मतलब, कौन सा पानीपत का 3 हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मेन ये था, बक्सर पहले ये हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा सैन्य सफलता जो थी ये थी इसकी। ये तो इन्होंने धोखाधड़ी के लिए जीता था, बताया ना अभी आपको, तो गद्दारी करके। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? निम्नलिखित में से किसी एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? हाँ बताइए, कौन सा जो है बक्सर के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद खां बंगश। बक्सर के युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ। संघ में सम्मिलित कौन कौन थे? अभी बताया ना आपको, संघ में कौन कौन सम्मिलित थे, बताओ, दोबारा बता दो, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली का बादशाह शुजाउद्दौला और मीर कासिम। 3 का अलग हो गया था ये। इसका बादशाह का बाद अलग कर दिया, शाह अलग कर दिया, शुजाउद्दौला शुजाऊ अलग, दौला अलग, मीर कासिम का मीर अलग और कासिम अलग कर दिया, यानी कि तोड़ फोड़ दिया इनको सबको। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बताइए। 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन आपको आगे दिखाऊंगा। प्लासी और बक्सर का यहाँ पर है, और 2 ऑप्शन यहाँ दिखाता हूँ, श्रीरंगपट्टनम और वांडीवाश। क्वेश्चन का लेवल ना थोड़ा डाउन आ गया लग रहा है मुझे, कल से हम दोबारा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करेंगे, कचरापंथी हटा देंगे बीच बीच में, ये बेकार है, हम का टाइम ख़राब करते हैं। इतना लेवल, इतने हलवे क्वेश्चन, इतने रबड़ी क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्योंकि ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आधिपत्य ही स्थापना करता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में कौन सा निर्णायक युद्ध था? क्या एक के पीछे पड़ा हुआ यार, हद हो गई, छोड़ो अब इसको। बक्सर की लड़ाई थी। सबसे अधिक निर्णायक जिसने अंग्रेजों का भारत में संक्षेप कर दिया था, बक्सर का युद्ध था। इनका सही अनुक्रम क्या है? हाँ ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सारों को अच्छे से देख लेना। खास तौर से आपके ब्लैक होल ट्रेजेडी का एकमात्र जिंदा बचा हुआ इंसान कौन था? अंग्रेज कितने लोग गए थे उसमें, और सबको बंद कर दिया था काल कोठरी के अंदर। उसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते, काल कोठरी घटना। सुबह तक तो दम घुटने के कारण सारे लोग मारे गए, सिर्फ एक एक अंग्रेज बचा था, वही उसका गवाह था उस घटना का। बवाल मच गया था उसके बाद तो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि सबसे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर दीवानी का अधिकार है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे?
क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवध का नवाब। ठीक है, मैसूर का, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सी नीचे वाला होगा ना। बंगाल का नवाब, बंगाल का था सिराजुद्दौला आपका। ठीक है, मुग़ल सम्राट शाह आलम और अवध का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था बक्सर युद्ध के समय? तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था आपका? ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र। कहते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। बंगाल में द्वैध शासन का अंत। पढ़ लिया, आगे दिखाता हूँ बाकी और ऑप्शंस आपको। इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। घटनाओं को सही कालक्रम लिखें। 1 2 3 4 बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद आपका वांडीवास का युद्ध, उसके बाद आपका बी 3-4-2 इलाहाबाद की संधि 1765 में, और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। इस प्रकार से मैच हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 200 और आपका आज अंतिम क्वेश्चन है आज का। दिए गए कोड के आधार पर सही ऑप्शन चूज करना आपने। तो ऑप्शन दे दिया उन्होंने, संधि। क्या चल रहा है? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ बताओ। डेट खुद ही दी इन्होंने, अब इसमें क्या देखोगे आप लोग बताओ। इसको तो वैसे ही आ जाए, वैसे ही पता कर लोगे। ये ऑप्शन दे दिया इन्होंने, डिटेल दे दी, ये यहाँ तक होना चाहिए था क्वेश्चन। यहाँ तक ABCD, इनके ABCD करके ऑप्शन दे देते 1 2 3 4 का, तब तो होता ठीक। अब इन्होंने ऑप्शन दे दिए, सारे दे दिए, डिटेल दे दी, डेट ही बता दो। डेट बताने के बाद आप लोग इजीली क्रैक कर दोगे इसको। इसमें है ही कुछ नहीं, बचा ही कुछ नहीं है ना। सबसे पहले कालकोटी घटना, फिर आपका आ जाएगा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। काली कोठरी घटना ये देख लेना, 1756 की बात है। 20 जून 1756 इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बक्सर के दुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम II के सम्मिलित सेना युद्ध में अंग्रेजों की सेना से परास्त हुई, जिसका नेतृत्व मेजर मुनरो ने किया था। और थर्ड कहता है कि मीर जाफ़र की मृत्यु फरवरी 1765 और इलाहाबाद की संधि 1765। तो 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड आ जाएगा इसका, ये बी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। 200 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था तो यहाँ तक। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट पर कर दिया करो। लाइव में चाहे बाद में करा करो, आपकी इच्छा है। बाद में देखो, बाद में कर दो, लाइव में करना चाहिए लाइव में कर सकते हो। मैं सभी का क्या बोलते हैं आपका रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ, आंसर देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे वीडियो को काम अगर आता है तो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हम यहाँ पे डालें, वीडियो डालें, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मिल जाएगा आपको सारी डिटेल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच साथियों। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत।